अस्सलामुअलैकुम। कामरान शहजाद सिद्दीकी आपसे मुखातिब। लॉ के स्टूडेंट्स से मेरा ये दूसरा खिताब होगा। ये समझे कि सेकंड पार्ट है। आपके जहनों में ये कन्फ्यूजन रहती होगी दोस्तों कि हम वकील बनेंगे तो वकील जो होता है वो माशरे के लिए क्या रोल मॉडल हो सकता है, या एक एडवोकेट में, एक लॉयर में, एक वकील में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी क्वालिटी वकील की ये होती है कि स्टडी स्टडी एंड स्टडी। उसने पढ़ना है, उसने पढ़ना है और उसने पढ़ना है। हर चीज़ उसने पढ़नी है, डेप्थ तक जाके पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है। और आपको मैं ये बताऊं कि एक जैसे एक डॉक्टर है वो सिर्फ मेडिकल पढ़ता है और मेडिकल में भी मेडिसिन और ह्यूमन बॉडी को ज़्यादा पढ़ता है। इंजीनियर जो होता है वो जिस लाइन का इंजीनियर है, अगर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो उसे इलेक्ट्रिक को पढ़ना है। अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल फील्ड को पढ़ना है। अगर वो मेटलर्जिकल इंजीनियर है तो उसे जहाज साजी को पढ़ना है। एरोनॉटिकल इंजीनियर है तो उसने हवाई जहाज के हवाले से उसकी टेक्निक को पढ़ना है। अगर वो किसी और टॉपिक का इंजीनियर है, बायोमैकेनिक का है, तो कार वगैरह की इजाद और उसके उसके पुर्जे वगैरह पे उसने पढ़ना है। लेकिन एक लॉयर, अगर एक आलिम है तो उसने दीन पढ़ना है। लेकिन एक लॉयर एक ऐसा होता है कि जिसने दीन भी पढ़ना होता है और दीन में इस्लाम भी पढ़ना है, उसने हिंदुइज्म भी पढ़ना है, उसने बुद्धिज्म भी पढ़ना है, उसने सिखिज्म भी पढ़ना है, उसने क्रिश्चियनिटी भी पढ़नी है, उसने ज्यूइश लॉ भी पढ़ना है, उसने इंजीनियरिंग की भी बेसिक चीज़ों को पढ़ना है, उसने मेडिकल को भी पढ़ना है, मेडिसिन को भी पढ़ना है, उसने बैंकिंग को भी पढ़ना है, उसने इंजीनियरिंग की भी चीज़ों को। क्यों कि उसके पास, वो जिस फील्ड का वकील है उसके पास जिस किस्म का केस आएगा उसने उसको स्टडी करना है और उसके बाद उसने अपने लिटिगेंट, अपने क्लाइंट को डिफेंड करना है कोर्ट में, और उस फील्ड पर बड़ी प्रोफेशनल अप्रोच के साथ गुफ्तगू करनी है। तो एक वकील की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि वो बेहतरीन स्टडी किया हुआ होता है, वो माशरे की वो क्रीम होता है। एक अच्छे वकील की खूबी क्या होनी चाहिए, तो मैं अक्सर अपने साथियों से, अपने जूनियर्स से ये बात करता हूँ कि अ गुड लॉयर हैज 5 पी। पी फॉर पाकिस्तान। एक अच्छे वकील में 5 पी का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, पी। पी फॉर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी दोस्तों, उसके दो हिस्से हैं। एक तो ये कि आपको अल्लाह ने कैसा पैदा किया है, आपकी शक्ल, आपका रंग, आपका जिस्म कैसा है, इस पे आपका इख्तियार कतई नहीं है। लेकिन जैसा भी आपका जिस्मानी, जैसी साख्त है, जैसे आपकी फिजिक है, जैसा आपका रंग है, उस हिसाब से आपने अपने आप को मेंटेन करना, वो एक आर्ट होता है। आपकी ड्रेसिंग, आपका कलर सिलेक्शन और आपकी गुफ्तगू, आपका बोलने का स्टाइल, बैठने उठने का स्टाइल, बात करने का तरीका, अंडरस्टैंडिंग का आपका व्यू और विजन और विजडम, ये चीज़ें जो हैं, आपका मैनर्स, इन चीज़ों को जब आप कलेक्ट करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी जो होती है वो डायनेमिक हो जाती है। अच्छा, जब आपकी पर्सनैलिटी, यानी पहली पी से पर्सनैलिटी आपकी डायनेमिक हो जाए तो फिर आपसे लोग इम्प्रेस होते हैं, आपसे लिटिगेंट आपकी तरफ मोटिवेट होता है, कन्विंस होता है और वो अपना केस लेके आपके पास आ जाता है। अब पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होके लिटिगेंट आपके पास केस लेके आया, यहाँ से दूसरी पी का सफर शुरू हो गया। पी फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ द केस। लिटिगेंट आगे अपनी कहानी आपको सुनाता है, आपने उसको गौर से सुनना है, तवज्जो से सुनना है। उसके बाद आपने उस पर प्रॉपर लॉ अप्लाई करना है कि इसको हमने किस किस्म का केस हम बनाएंगे तो इसको इसका हक मिलेगा। प्रिपरेशन ऑफ द केस इज वेरी इसेंशियल एंड वाइटल रोल ऑफ द लॉयर। कि जब वो आके आपको अपनी बिपता सुनाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो फिल बदी बोल रहा होता है, जिसमें कानून उसकी मदद शायद ना कर सके। लेकिन एक अच्छा लॉयर उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको लीगल फॉर्म में लाता है, उसको लीगल फ्रेम में लाता है, उसकी लीगल ड्रेसिंग करता है और फिर वो केस बेहतर अंदाज में तैयार करता है। तो उसका जो लिटिगेंट का जो केस है उसमें एक जान आ जाती है। तो प्रिपरेशन ऑफ द केस, लॉयर को लॉ का पता हो, लॉयर को कनेक्टेड लॉ का, कंसर्न लॉ का, रिलेटेड लॉ का पता होना चाहिए, उस पर उसकी ग्रिप होनी चाहिए, उसकी ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए, वो स्टोरी को किस तरीके से एडजस्ट करता है ये चीज़ होनी चाहिए। वो अगर कोई क्रिमिनल केस है तो वो ये देखता है कि इसमें कहाँ कहाँ पुलिस ने ज्यादती की है,
कहाँ कहाँ कंप्लेनेंट झूठ बोल रहा है और कहाँ पर विक्टिम या जो एक्यूज्ड है उसको कानून मदद कर सकता है। तो वो बेहतरीन अंदाज में केस की तैयारी सेकंड पी होती है जो एक लॉयर में होनी चाहिए। आपने पर्सनैलिटी से लिटिगेंट को अपनी तरफ मोटिवेट किया और उसकी स्टोरी से आपने प्रिपरेशन ऑफ द केस की बेहतरीन केस तैयार किया। अब यहाँ से तीसरे पी, थर्ड पी का सफर शुरू होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ द केस बिफोर द कोर्ट। Being a lawyer, when you will appear before the court, when you will address to the judge, you should be confident in your point of view. You should have knowledge of your case. ऐसा नहीं हो कि लिखा हुआ उसमें कुछ है, आपने टाइपिस्ट से टाइप करा दिया, आपने ना पढ़ा ना लिखा समझा उसको, और आपको पता ही नहीं लिखा हुआ क्या है, और कोर्ट में आपने आए बाएं शाएं करनी शुरू कर दी। तो वहां से क्या होता है, आपकी आपकी पर्सनैलिटी डैमेज होती है और लिटिगेंट का बेचारे का केस खराब हो जाता है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ द केस बिफोर द कोर्ट, अ गुड लॉयर व्हेन एवर अपीयर बिफोर द कोर्ट, वो जज को भी सिखा के जाता है, वो जज को बताता है कि ये कानून है और इसको ऐसे अप्लाई करना है। इसीलिए लॉयर को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहते हैं। वाहिद लॉयर ऐसी पर्सनैलिटी और प्रोफेशन का मेंबर होता है पेशे का कि जब वो 18 ग्रेड मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होता है तो उस लॉयर का बीइंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट 18 ग्रेड होता है। जब वो सीनियर सिविल जज के सामने खड़ा होता है तो सीनियर सिविल जज 19 ग्रेड का होता है, तो उस लॉयर का ग्रेड भी 19 होता है। जब वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने खड़ा होकर एड्रेस करता है तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 20 ग्रेड का ऑफिसर होता है, तो लॉयर का ग्रेड भी 20 होता है। और इसी तरीके से जब वो डिस्ट्रिक्ट जज के सामने खड़ा होकर बात करता है तो डिस्ट्रिक्ट जज जो कि 21 ग्रेड का होता है, तो उस टाइम लॉयर का ग्रेड बीइंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट 21 कंसीडर किया जाता है। और जब वो लॉयर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को एड्रेस कर रहा होता है, तो चूंकि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट उनका कोई ग्रेड नहीं होता है, वो तमाम ग्रेड से ऊपर होते हैं, तो ऑन दैट टाइम द लॉयर वुड हैव आल्सो फ्रॉम अबव द ग्रेड, उसका ग्रेड भी जज के बराबर होता है, जस्टिस के बराबर होता है, तो इसीलिए उसको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहते हैं। ये पी जो है प्रेजेंटेशन ऑफ द कोर्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ द केस बिफोर द कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहीं से आप जज को आप अपनी बात सुनने पे मजबूर करते हैं। आपकी आवाज आर्गुमेंट में ना तो इतनी लाउड हो के लगे कि आप झगड़ रहे हैं, ना इतनी स्लो हो कि जज को बात समझ ना आ रही हो। इसी तरह जज को जब आप एड्रेस करें तो आपकी एड्रेसिंग जो है वो मामले की नौयत को बता रही हो। आपकी बात करने के स्टाइल से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से जज को ये सीन बनता हुआ नजर आए कि आपके लिटिगेंट के साथ, आपके क्लाइंट के साथ कहाँ कहाँ पे ज्यादती हुई है। तो ये एक मुकम्मल आर्ट है, ये एक मुकम्मल स्किल है कोर्ट को एड्रेस करना। फिर उसके बाद उस एड्रेसिंग में लॉ को भी आपने अप्लाई करना है, लॉ को भी कोट करना है, आपने मौजूद अदालतों के एपेक्स कोर्ट के आपने जजमेंट को भी कोट करना है, आपने साइटेशंस को कोट करना है, आपने मुआशरे से मिसालें देनी है, आपने अदब से मिसालें देनी है, तो आपने कन्वेंस करना है। इट मीन्स कि यू विल कन्वेंस द जज। तो ये आप देखें कितना बड़ा काम है। फिर उसके बाद जज को आपने एड्रेस किया, अब उसके बाद फैसला आता है, तो फैसला आपके खिलाफ भी आ सकता है और आपके हक में भी आ सकता है। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। अगर एक जज ने आपकी बात को सुन के आपका केस रिजेक्ट कर दिया या आपकी कोई एप्लीकेशन डिसमिस कर दी, इट डज नॉट मीन्स कि आप आपे से बाहर हो जाएं, आप बदतमीजी पे उतर आए, आप जज को बुरा भला कहें, क्योंकि जज भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, लाइक एन एडवोकेट। तो मे बी कि आप अपनी बात को कन्वेंस नहीं कर सके होंगे, मे बी कि जज आपकी बात समझ ना सका हो, तो इसमें बदतमीजी करने की, गैर अखलाकी हरकत करने की कतई जरूरत नहीं है। यू शुड बी इन मैनर्स। आपने उसके बाद भी डेकोरम ऑफ द कोर्ट मेंटेन करते हुए आपने जज का शुक्रिया अदा करना है। एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, देन यू विल फाइल द अपील और रिवीजन अगेंस्ट द इम्प्यूज्ड ऑर्डर और जजमेंट। तो आपने लीगल फाइटिंग करनी है, आपने हाथ से और जुबान से फाइटिंग बदतमीजी से नहीं करनी, गालम गलौज नहीं करनी। आपने डिसेंट मैनर्स में आपने जो है पेशेंस के साथ आपने फैसले को सुनना है और उसके बाद उसका हल निकालना है। बाज़ दफ़ा आपने पूरी मेहनत की और केस का फैसला आपके अगेंस्ट आ गया, क्लाइंट आपका इलिटरेट है,
या आप स्टडी की वजह से घर को आप टाइम नहीं दे पा रहे, घर वाले आपकी बात समझ नहीं पा रहे और वो आपसे हुज्जत कर रहे हैं या वो आपसे अपने मान के तौर पे झगड़ रहे हैं, तो फिर पांचवी पी शुरू हो जाती है, पोलाइटनेस. यू शुड बी पोलाइट. you should try to convince the litigant or to convince your family members in polite way. उनको समझाइए, उनको बताइए. गालिम गलौज जो गुस्से में आने की जरूरत नहीं है. आप माशरे की क्रीम है. आपने पोलाइट वे में अपने लिटिगेंट को समझाना है. हो सकता है कि लिटिगेंट जो है, क्लाइंट इतना पढ़ा लिखा नहीं है तो वो आपकी बात नहीं समझ पा रहा, तो आपने बड़े प्यार से धीरे अंदाज में उसको समझाने की कोशिश करनी है कि इसमें ये बात है, ये चीज़ है और जज ने इस तरह का. आपने ये नहीं बोलना है कि जज बेईमान है, जज बददियानत है, सारा इल्ज़ाम जज पे डालना है, मेहनत आपने नहीं की और इल्ज़ाम जज पे डालना है. ऐसा हरगिज़ नहीं करें. बाज़ दफ़ा जजेस भी गलतियाँ करते हैं, बाज़ दफ़ा वकील भी गलतियाँ करते हैं. यू शुड बी पोलाइट. इसी तरह फैमिलीज में आपने अपनी फैमिली को शाम को दावत पे जाना है, 8 बजे का टाइम दे दिया और आप क्लाइंट के साथ मसरूफ थे या आप केस की स्टडी में मसरूफ थे जो कि कल लगा हुआ है और आप लेट पहुंचते हैं. यकीनन आपके घर वाले जो तैयार होकर आपका वेट कर रहे हैं वो आपसे नाराज़गी का इजहार करेंगे. तो ऑन दैट टाइम यू शुड ऑल्सो बी पोलाइट. उनको आप अपनी मजबूरी प्यार से बताएं, तो फिर आप देखें कि आपकी कदर में किस कदर इजाफा होगा, आपकी वैल्यू में किस कदर इजाफा होगा. अच्छा, मैं कहता हूँ एक छठी पी भी है, प्रेस्टीज. आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, कोर्ट के बाहर की जिंदगी में भी आपने अपनी प्रेस्टीज को मेंटेन रखना है, क्योंकि यू आर क्रीम ऑफ द सोसाइटी. तो आपने ये साबित करना है कि यू आर अनमैच्ड पर्सनैलिटी, यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज, यू हैव पोलाइट वे टू कन्विंस द ओपोनेंट ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये बड़ी, लेकिन आपने इतने इसको डिसेंट वे में करना है कि आपकी प्रेस्टीज, लॉयर की प्रेस्टीज जो है वो कायम रहनी चाहिए और लॉयर की शान में जो है वो फर्क नहीं आना चाहिए. आपको रोड पे सिग्नल नहीं तोड़ना, आपने ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना है, आपने गुफ्तगू के दौरान बदतमीजी नहीं करनी, आपने मामले के वक्त गलत बात नहीं करनी, आपने झूठ नहीं बोलना. ये सारी चीज़ें लॉयर की प्रेस्टीज को बढ़ाती हैं. तो आपने सारी ज़िंदगी, कायद मोहम्मद अली जिन्ना की मिसाल आपके सामने है कि वो इंतहाई दयानतदार इंसान थे. तो लॉयर जो होता है उसने अपनी अपनी साख को बनाना होता है, माशरे में अनमैच्ड होना है. मैं कहता हूँ जिस मोहल्ले में आप रहते हो वो मोहल्ला काबिल कदर माना जाए, आप जिस गली में रहते हो वो गली इंपॉर्टेंट मानी जाए, लॉयर के घर को इज्जत की निगाह से देखा जाए. तो मैं ये समझता हूँ कि एक लॉयर को इन 5-6 पीस का बड़ा पास रखना चाहिए. और मेरी नौजवान नस्ल जो कि कानून के पेशे से वाबस्ता होने जा रहे हैं, इस पेशे को अडॉप्ट करने जा रहे हैं, तो आप आज से ही कोशिश करें कि यू शुड मेक योर पर्सनैलिटी पॉजिटिव. You should try yourself to listen the litigant or listen the opponent carefully and give the opinion and advice in manners. तो ये आपकी presentation of the case, preparation of the case होगा. You should appear before anyone. आप अपने वालिद से गुफ्तगू करें, आप अपनी वालिदा से गुफ्तगू करें, आप अपने भाई बहनों से करें, रिश्तेदारों से करें, टीचर से करें, प्रोफेसर से करें या वकील बन के कोर्ट में. तो आपकी प्रेजेंटेशन इतनी जामिया हो, इतनी मुकम्मल हो कि सामने वाला आपकी बात से एग्री हो जाए, कन्विंस हो जाए. ये आर्ट आपने स्किल अपने अंदर पैदा करनी है, आज से ही पैदा करनी है. इसको कहते हैं फन खिताबत. तो उसमें आवाज़, उतार चढ़ाव, लहजा, अल्फाज का चुनाव ये इतना ज़बरदस्त हो कि लोग आपकी बात सुने. तो जैसे फराज का शेर है ना कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं. तो आपकी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपकी बात सुनने पर तैयार हो जाएं. इसी तरीके से फिर आपने अपने अंदर पोलाइटनेस रखनी है, आपने पैशंस अपने अंदर रखना है, जिसको हम कहते हैं सब्र और बर्दाश्त, और अपनी प्रेस्टीज को आपने कायम रखना है. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मुस्तक़बिल में अच्छा वकील बनाए और आप यानी कि प्राउडली यू कैन एंटर इन दिस प्रोफेशन. तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, बेल आइकन को क्लिक करके इसको अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने कमेंट से हमें आगाह करें. बहुत शुक्रिया.